प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पिछला जो वीडियो था उसको आगे बढ़ाते हुए साम्य का निर्धारण कैसे होता है किंचियन मॉडल में ये हम देखना चाह रहे हैं। देखिए किंचियन मॉडल में साम्य के निर्धारण की का अर्थ है कि साम्य उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है, या किंचियन मॉडल में आय और रोजगार के निर्धारण एक ही बात है। कुल व्यय और कुल आय या उत्पादन का वह स्तर जो कुल व्यय के द्वारा तय होता है उसका निर्धारण कैसे होता है, ये हम आज इस मॉडल में आपके साथ मैं अब चर्चा करूंगा। किंचियन जो आय और रोजगार का सिद्धांत है उसमें साम्य का निर्धारण आय और व्यय या जिसको हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा के सामने से का निर्धारण कैसे होता है ये हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में देखा था, जहाँ पर कुल उत्पादन कुल व्यय के बराबर होता है वह साम्य की स्थिति कहलाती है। कुल आय या उत्पादन का अर्थ हम यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई से जो वास्तविक आय प्राप्त हो रही है, और यदि हम उसको वाई इनकम से व्यक्त करें तो इनकम कुल व्यय के बराबर हो तो वह साम्य की अवस्था होगी, यानी इनकम वाई इक्वल टू, अब कुल व्यय क्या है सी प्लस आई, तो कुल व्यय सी प्लस आई, सी यानी उपभोग और निवेश। कुल आय का या तो उपभोग किया जाएगा या निवेश किया जाएगा, तो कुल आय का या तो उपभोग होगा या निवेश होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि y इक्वल टू सी प्लस आई। जहां पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुल आय में से जब कंजप्शन किया जाता है तो कुल आय में से उपभोग व्यय को घटा दिया जाए तो बचत होती है, और यह बचत निवेश के बराबर होती है। अब ये दो अर्थों में हो सकती है, उसको आगे जाकर के हम देखेंगे कि वास्तविक अर्थ में और औद्योगिक डिजायर या डिजायर सेविंग और डिजायर इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में। यहाँ पर पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था कि उपभोग फलन वो वास्तविक आय का फलन होता है, और उपभोग फलन के दो कंपोनेंट है, स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। स्वायत्त उपभोग को हमने A0 या C के द्वारा व्यक्त किया है, और प्रेरित उपभोग को BY के द्वारा व्यक्त किया है। B मार्जिन प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन है, जो I से प्रेरित होता है, और Y I का स्तर है। B की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। तो देखिए यहाँ पर इससे C का जो वक्र है वो इस प्रकार का बनता है। जैसे यदि मान लीजिए ये वर्टिकल एक्स पर हमने इस चित्र में अपने कंजप्शन लिया है और हॉरिजॉन्टल एक्स पर इनकम लिया है। यहाँ पर इनकम और कंजप्शन के बीच के रिलेशंस को हम देख रहे हैं। यदि 45 लाइन पर है तो इसका मतलब कुल उपभोग और कुल आय दोनों बराबर है, यानी बचत नहीं है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें
ये वास्तव में होता क्या है कि जब इनकम का स्तर 600 है और आय का और कंजप्शन भी 600 है तो हम 45 लाइन पे होंगे, और इनकम का स्तर 500 है और कंजप्शन भी 500 होता है तो 45 लाइन पे हम होंगे। लेकिन यदि जितना आय है, इनकम 600 है और कंजप्शन 530 हो रहा है, जैसे ये सी फंक्शन कंजप्शन कर्व से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस सी, y 500 है और c है 530, तो सेविंग इक्वल टू 70 हो गया। यानी 600 इनकम होने पर सेविंग कितना है 600, और 500 इनकम होने पर कंजप्शन है 450 और सेविंग है 50। तो इसके ये अर्थ है कि जब 500 हो तो 50 है और 600 हो तो सेविंग हो रही है 70। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना कि आय बढ़ती है। तो ये जो किन्स की महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन माना जाता है, जिसको उन्होंने फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन कहा है, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये कंजप्शन कर्व के लाइन को तय करता है। अब बचत क्या है, y माइनस सी इक्वल टू सेविंग। तो सेविंग फंक्शन डायग्राम बी में दिखाया गया है, ये सेविंग फंक्शन है। और यहाँ पर जो सेविंग फंक्शन है वो ये बता रहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है बचत भी बढ़ती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कंजप्शन आय वास्तविक आय का धनात्मक फलन है और सेविंग भी वास्तविक आय का धनात्मक फलन है। सी डायग्राम में हमने निवेश को लिया है और ये स्वायत्त निवेश है। अब देखिए आय का स्तर चाहे घट रहा है या बढ़ रहा है, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट 50 बना हुआ, इसका मतलब ये हुआ इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज नॉन रिलेटेड टू इनकम लेवल। तो ये यहाँ पर सामने की स्थिति है। और यदि समग्र व्यय को लिया जाए तो सी प्लस आई समग्र व्यय होगा, तो सी अकेला ये कार्य हुआ और सी प्लस आई ये कार्य यहाँ पर दिखा रहा है जो इस एग्जाम्पल में दिखाया गया। तो ये समग्र व्यय है, और जहाँ पर समग्र व्यय सी प्लस आई, समग्र आय वाई जो डॉट डॉट लाइन है वो समग्र आय को देख करेगा, दोनों जहाँ बराबर होंगे वहाँ सामने की अवस्था तय। तो ये इन दोनों डायग्राम से है। और जहाँ पर बचत और निवेश, इच्छित बचत और इच्छित निवेश दोनों बराबर होते हैं, वो अर्थव्यवस्था में सामने का निर्धारण होता है। तो हम इस वीडियो में दिखाना चाहते हैं कि इच्छित बचत और इच्छित निवेश दोनों बराबर होने पर सामने का निर्धारण होता है। यहाँ इस बी डायग्राम में हम देखें कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन 50 है और सेविंग फंक्शन जो है वो इस सेविंग कर्व के द्वारा दिया गया, और सेविंग फंक्शन है वो y माइनस सी है। तो दोनों जहाँ पे बराबर हो गए 500 आई स्तर पर, जहाँ पर 50 सेविंग और 50 बचत है, वहाँ पर सामने आय का निर्धारण होता है। तो ये सामने की अवस्था को बता रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल लें कि कंजप्शन फंक्शन जो पिछले अभी दिखाया था वो सी बराबर a0 प्लस dy है। अब सी की वैल्यू मान लो 50 है, तो सी a0 इक्वल टू 50 प्लस, अब जो मार्जिन प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन है वो 0.8 है, MPC 0.8 है, तो बी की वैल्यू 0.8 है। तो पूरा फंक्शन हुआ a0 प्लस बी वाई। a0 की वैल्यू है 50 और बी की वैल्यू है 0.80 और वाई डी यानी डिस्पोजेबल इनकम है। तो यहाँ पर ये कंजप्शन फंक्शन है। अब इन्वेस्टमेंट यदि मालूम 50 है तो हमने सामने के लिए कुल आय और कुल व्यय या कुल उत्पादन और कुल व्यय की सामने की स्थिति y बराबर सी प्लस आई है। और यहाँ पर ये खास बात है कि
साम्य उत्पादन स्तर को हम इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं कि समग्र व्यय और समग्र आय दोनों जहाँ बराबर होंगे वहाँ सामने का निर्धारण होगा। दूसरा है बचत और निवेश समानिका के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। बचत और निवेश समानिका के अंतर्गत बचत का ना अर्थव्यवस्था में रिसाव है, लिंकेज है, यानी वो एक प्रकार से जैसे बॉडी में से कोई चीज निकाल ली जाती है तो इंजेक्शन से सेविंग एक प्रकार की लीकेज है, वो लीकेज है, निकल गई है उससे। और इंजेक्शन क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा बचाया उसको यदि निवेश कर दिया जाता है तो वो इंजेक्शन कहलाता है इकोनॉमी में। तो यदि सेविंग जो लीकेज है, इन्वेस्टमेंट जो इंजेक्शन है, दोनों बराबर होते हैं तो हम साम्य का की स्थिति को पता कर सकते हैं। यानी ये अर्थ हुआ कि इच्छित निवेश डिजायर्ड सेविंग इक्वल टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट जहां बराबर होते हैं वहां पर साम्य आय या उत्पादन के स्तर का निर्धारण होता है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको आई से व्यक्त कर रहे हैं और इसको आई बार कर रहे हैं। आई बार का अर्थ है कि आई बार रिप्रेजेंट्स द एक्सोजेनियस इन्वेस्टमेंट, बाहरी रूप से निर्धारित हो रहा है। और कंजप्शन को सी बार प्लस बी बाई डी या स्मॉल सी बाई डी। तो यहाँ पर ये पूरा चाहे उसको कंजप्शन फंक्शन को a0 प्लस बी वाई के दें या सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी डिस्पोजेबल इनकम, वेयर सी बार इज रिप्रेजेंट द एक्सोजेनस कंजप्शन। ये ऑटोनोमस कंजप्शन है जो आय के स्तर से तय नहीं होता। आप कमाए या ना कमाए इतना पैसा तो जीने के लिए खर्च करते हैं, या तो पूर्व की सेविंग के या आपके ऊपर कोई और व्यक्ति खर्च कर रहा है। पर आय का स्तर घटे या बढ़े इस ये ऑटोनोमस है, आय के स्तर से प्रभावित नहीं हो रहा। और सी बाई डी या बी बाई डी ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन की स्थिति को बताता है। इसमें बताता है कि आय के प्रत्येक स्तर पर कंजप्शन का लेवल क्या होगा, यानी आय में अतिरिक्त इकाई परिवर्तन होने पर कंजप्शन में कितना परिवर्तन होता है, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन कहते हैं। तो जो यहाँ पर स्मॉल सी है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई डी डिस्पोजेबल इनकम है। तो सामने के लिए वाई यानी उत्पादन इक्वल टू सी प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी, या सी को डी कह सकते हैं। तो ऊपर वाली जो राशि है ये ऑटोनोमस स्पेंडिंग है C0 और I0, और 1 माइनस बी वस्तुतः मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेविंग कह सकते हैं, या 1 माइनस बी मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन है। तो 1 माइनस बी का अर्थ 1 माइनस सी का अर्थ मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेविंग है, और तो कुल आय को 1 कह दें और उसमें से कंजप्शन एमपीसी को घटा दिया जाए तो एस मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेविंग निकल करके आ जाता है। अब इसको यदि साम्य के लिए देखें, अब पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि जहाँ पर बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं वहाँ साम्य आय का निर्धारण होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि बचत कंजप्शन फंक्शन क्या है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है। तो देखिए आप कंजप्शन फंक्शन यहाँ पर C बराबर A0 प्लस बी वाई, तो C बराबर ऑटोनोमस कंजप्शन है 50 और मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन की वैल्यू है 0.8 और Y डिस्पोजेबल इनकम और इन्वेस्टमेंट कितना है 50। आई सरकार के क्षेत्र के अभाव में जहाँ टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, द टोटल आउटपुट इक्वल द हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम, कुल व्यय हाउस होल्ड की इनकम के बराबर है। तो वाई डी इक्वल टू वाई है गिवन द स्पेसिफिक स्पेंडिंग प्लान, स्पेसिफाइड स्पेंडिंग प्लान आउटपुट इज 500। अब कैसे है ये देखिए आप,
सामने की क्या शर्त है? सामने की शर्त है आई आउटपुट इक्वल स्पेंडिंग, आई और वे दोनों बराबर होते हैं। आई यहाँ पर वाई से व्यक्त कर रहे हैं और टोटल एग्रीगेट स्पेंडिंग सी प्लस आई है। तो अब दोनों की वैल्यू रखें। सी की वैल्यू क्या है? 50 प्लस 0.8 YD, तो 50 प्लस 0.8 YD, और ये चूंकि दोनों सी की वैल्यू को रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसको ब्रैकेट में बंद किया, प्लस आई। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? 50। अब यदि इसको ओपन किया जाए, ब्रैकेट को हटाया जाए, तो ब्रैकेट को हटाने पर 0.85 को यदि लेफ्ट हैंड पे लेके जाते हैं तो y माइनस 0.8y, ये माइनस में हो जाता है, और 50 प्लस में है और ये 50 प्लस में है, तो 50 और 50 100, तो y माइनस 0.85 इक्वल टू 100। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हुआ? y कॉमन फैक्टर हुआ, तो कॉमन फैक्टर y लेने पर 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 1 माइनस 0.8। अब 1 में से 0.8 को घटाया तो 0.20 इक्वल टू 100। y बराबर 100 डिवाइडेड बाय 0.20, देन y इक्वल टू 0.20 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 5, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका मतलब 500 हो गया। तो सामने आई का स्तर क्या हुआ? 500। ये सामने आई का स्तर 500 हुआ। अब ये तो हो गया कुल आई और कुल वे की पद्धति के द्वारा सामने का निर्धारण कैसे होता है, यानी y बराबर सी प्लस आई के द्वारा सामने का निर्धारण कैसे होता है। यदि हम इसको बचत और निवेश, यानी जितने अर्थव्यवस्था में लीकेज हुआ, लीकेज है सेविंग और इंजेक्शन है इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जहाँ पे होगा, प्लांट सेविंग इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट जहाँ होगा, वहाँ सामने का निर्धारण होगा। और यहाँ पर सामने की क्या शर्त हुई? सामने की शर्त हुई सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग क्या है? सेविंग दरअसल y माइनस सी है, तो सेविंग फंक्शन कंजप्शन फंक्शन क्या है हमारे पास? C0 50 प्लस 0.85, तो यदि हम इसको y माइनस सी करेंगे तो y माइनस सी करने पर सेविंग फंक्शन होगा -50 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई y, क्योंकि सेविंग फंक्शन क्या है? A0 माइनस A0 प्लस ब्रैकेट 1 माइनस b मल्टीप्लाई बाई y, तो 1 माइनस b का मतलब हो गया s, तो s कितना है? 0.20, तो -50 प्लस 0.20 y इक्वल टू 100। अब जो समान समान चर है, तो 0.20y लेफ्ट हैंड पे रह गया और -50 को राइट हैंड पे लेके जाएंगे तो 100 हो जाएगा। y बराबर 100 डिवाइडेड बाई 0.20, तो 0.20 का मतलब जब इसको 20 को हटाएंगे तो ये 100 होगा, ऊपर 100 100 करेंगे और 20 है तो 5, तो ये उसकी वैल्यू होगी 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 500, तो ये सामने की अवस्था हो गई। देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे प्राप्त होती है कि जहाँ पर कुल उत्पादन कुल वे के बराबर होगा, वो सामने का निर्धारण होगा। अब कुल उत्पादन या आई कितनी है? वाई, और कुल वे क्या है? सी प्लस आई, तो वाई, अब सी की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है सी बराबर सी बार प्लस स्पॉन्ड सी वाई डी, तो सी बार प्लस सी वाई प्लस आई, आई को वैल्यू वैसे वैसे रख दिया। तो इधर भी वाई है लेफ्ट हैंड पे और
राइट हैंड पे भी सी वाई है, तो यदि सी वाई को लेफ्ट हैंड पे लेके गए तो वाई माइनस ये माइनस में हो जाएगा, वाई माइनस सी वाई इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ पे कौन फैक्टर हुआ, वाई, वाई को लेने पर यहाँ पे 1 आया और सी, तो सी क्या है मार्जिन कंजम्पशन, तो 1 माइनस बी या 1 माइनस सी, तो वाई ब्रैकेट 1 माइनस बी इक्वल टू सी प्लस आई। सी प्लस आई क्या है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कंजप्शन में और निवेश के संदर्भ में। अब y इक्वल टू करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर c प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी, तो ये सामने का निर्धारण का की वैल्यू के सामने कहाँ पर निर्धारण होगा, सामने का पॉइंट हुआ y इक्वल टू ऑटोनोमस स्पेंडिंग यानी स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी या 1 माइनस बी, तो ये सामने का निर्धारण हुआ। इस प्रकार से पुनः एक बार बताते हैं कि सेविंग और निवेश की समानिका के माध्यम से सामने होगा सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग क्या है, माइनस ए जीरो प्लस 1 माइनस सी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू आई, तो ये ऑटोनोमस स्पेंडिंग है, उसको राइट हैंड पे लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस सी और आई पहले सी प्लस आई, और यहाँ पर y इक्वल टू करेंगे क्योंकि y ज्ञात करना चाहते हैं कि सामने i का स्तर क्या होगा, तो 1 माइनस सी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर y इक्वल टू सी बार प्लस y बार यानी ऑटोनोमस स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी यानी मार्जिन प्रोपोर्शनल टू 1, ये तो 1 हो गया, और सी का मार्जिन प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन है तो 1 माइनस बी, ये सामने की अवस्था होगी। अब यहाँ पर हम एक बार पुनः देख लें कि मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन कहते कैसे हैं, तो द मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन MPC related to the change in consumption due to the change in the disposable income यानी MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई डी। तो देखिए जो यहाँ राइट हैंड पे डेल्टा वाई डी है, डेल्टा का अर्थ है परिवर्तन, डेल्टा किसको व्यक्त कर रहा है यहाँ पे परिवर्तन, C क्या है कंजप्शन, और वाई क्या है, वाई डी क्या है उपभोग्य आय। तो नीचे वाली राशि परिवर्तन, नीचे वाली राशि क्या है, मतलब यूँ समझे कि C इज द फंक्शन ऑफ वाई, C किसका फलाना है आई का, आई में परिवर्तन होने पर कंजप्शन में परिवर्तन होता है। अब आई में नीचे वाली वैल्यू देखें, आई में एक इकाई परिवर्तन होने पर, इसको डेल्टा वाई डी कहते हैं, आई में एक इकाई परिवर्तन होने पर या मार्जिनल चेंज इन पाई से कंजप्शन में कितना मार्जिनल चेंज हुआ है डेल्टा सी, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई डी इक्वल टू एमपीसी मार्जिन प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। एट प्रेजेंट इन द फिगर प्रोवाइडेड द चेंज इन द कंजप्शन इज लेस देन द चेंज इन द डिस्पोजेबल इनकम। अब देखिए पिछले इसमें यदि इस डायग्राम में देखें तो यह है कि आई में होने वाला परिवर्तन change in the consumption is less than the change in the disposable income। आय में अतिरिक्त परिवर्तन होने पर उपभोग में होने वाला अतिरिक्त परिवर्तन आय में होने वाले परिवर्तन की तुलना में कम है। ये बेसिक उपभोग किंच का उपभोग का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है, जिसमें ये कहते हैं कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होगी, परंतु आय में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि की तुलना में उपभोग में होने वाली वृद्धि कम होगी। इसको हमने मार्जिन प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन कहा है। तो मार्जिन प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन की जो वैल्यू है वहाँ ये मान्यता ली गई है कि ये 0 से ज़्यादा होती है। 0 से ज़्यादा जीरो होने का अभिप्राय ये हुआ कि आय में 100 रुपये की वृद्धि होने पर कंजप्शन में होने वाली वृद्धि 0 है, तो ऐसा तो नहीं होता, आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन जितनी आय में वृद्धि होती है, जिस मान लो 100 रुपये की वृद्धि हुई है तो उपभोग में 100 रुपये की वृद्धि न होकर के मान लो MPC की वैल्यू 0.8 है तो 80 रुपये की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हुआ 1 से कम है। यदि मान लो डेल्टा C 100 है और डेल्टा Y 100 है तो डेल्टा C 100 डिवाइडेड बाय 100 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। यदि उपभोग में आय में जितनी वृद्धि होती है उतनी उपभोग में वृद्धि हो जाती है, तो यह है
कहलाएगा कि एमपीसी की वैल्यू 1 के बराबर है। और यदि उपभोग में 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, वो आय में 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, उपभोग में 0 वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एमपीसी की वैल्यू 0 है। लेकिन दोनों ही स्थितियाँ कि एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 ये होना ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो फिर वास्तव में क्या है, ये मान्यता लगी है कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन जितनी आय में वृद्धि होती है उतनी उपभोग में वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि एमपीसी की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है। तो बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन होगा C बराबर C0 प्लस C बाई डी। MPC is behavioral coefficient. Here is MPC behavioral coefficient C, यानी marginal propensity to consumption, which is the slope of the consumption line. तो consumption line है, उसका ढाल वस्तुतः MPC है. Since individual either consume or save, the marginal propensity to save equal to 1 minus is equal to 1 minus MPC. तो या तो उसको बचत किया जाएगा या कंजप्शन किया जाएगा। तो कुल आय 1 है, तो उसमें से यदि कंजप्शन को निकाल दिया जाए तो शेविंग निकल करके आ जाएगी। तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। तो 1 माइनस सी या कई जगह अपन 1 माइनस बी यूज कर रहे हैं, तो 1 माइनस स्मॉल सी यानी 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब देखिए यहाँ पर ये लंबवत अक्ष पर हमने उपभोग को लिया है और क्षैतिज अक्ष पर हमने आय को लिया। आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होती है उपभोग में। तो परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए यदि इसके इस पास यदि कंजप्शन फंक्शन है और वहाँ परिवर्तन को देखें कि प्रारंभिक आय ये है, मान लो इसको नीचे खींच करके देखें, ये नीचे लाइन बनाए तो ये प्रारंभिक है और ये नया वैल्यू हो, तो डेल्टा वाई डी और ऊपर है डेल्टा सी। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई डी इज एमपीसी। तो कंजप्शन की जो लाइन है वो कैसी होगी, ये उसके ढाल पर निर्भर करती है। और ढाल क्या है, कंजप्शन का ढाल क्या है, एमपीसी। एमपीसी कंजप्शन लाइन की ढाल है। तो ये उपभोग का सिद्धांत इसमें था। अगले वीडियो में मैं फिर एक बार आय और व्यय की समानता के बारे में कितने थॉट है, वो सारे थॉट, इंडियन थॉट, क्लासिकल थॉट और स्वीडिश थॉट, रॉबर्टसन का स्वीडिश थॉट, ये तीनों अगले वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। तो नमस्कार, अपना सेहत का ध्यान रखें। दिवाली के बाद में बहुत ज़्यादा काम घट रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मास्क लगा के ही घर से निकलें और अपने जो बच्चे और बुजुर्ग हैं परिवार में, इसका विशेष ख्याल रखें। आपकी सावधानी उनका केयर करना है।